स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स हम चर्चा कर रहे थे जो हमारी 7th क्लास की एनसीईआरटी है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, जो हमारा भाग 2 है। तो उसके हम जो है लेसन डिस्कस कर रहे थे और आज हम चर्चा करने वाले हैं फ्रेंड्स लेसन नंबर 5 की। और जो लेसन हमारा होगा वो है औरतों ने बदली दुनिया। क्लियर है? 4 लेसन हम चर्चा कर चुके हैं और पिछले लेसन में हमने किस बात की चर्चा की कि एक लड़का, ठीक है, एक लड़का और एक लड़की अगर दोनों बड़े होते हैं तो उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, समानताओं के बारे में उसमें हमने चर्चा की थी, साथ ही साथ हमने मित्रों असमानताओं की भी चर्चा की। तो सभी के बारे में हमने चर्चा की और आज हम चर्चा करने वाले हैं लेसन नंबर 5 की। तो अभी तक आपने मित्रों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से आप इसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चैनल को मेरे को आप सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, नोटिफिकेशन बेल का जो ऑल का जो बटन है उस पर आप क्लिक कर लें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो देखिए अब हम चर्चा स्टार्ट कर रहे हैं और देखो क्या कहता है। कह रहा फ्रेंड्स औरतों ने बदली दुनिया। देखो कैसे कि औरतों ने दुनिया को बदला है। तो देखो क्या कहता है। पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस तरह महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला घर का काम काम ही नहीं माना जाता है। हमने ये भी पढ़ा कि घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम है और इस कार्य को आरंभ और समाप्त करने का कोई निश्चित समय भी नहीं है। बिल्कुल मित्रों, क्या कितनी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात बताई जा रही है कि जैसे पुरुष एक एक पुरुष जो होता है वो ऑफिस जाता है तो एक फिक्स आवर्स उसके होते हैं कि मान लीजिए वो 10 बजे जाता है तो शाम 6 बजे जो उसकी छुट्टी हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मित्रों यहाँ पे हम देखें तो एक फिक्स उसका जो है टाइम समय जो है उसको निर्धारित कर रखा है। लेकिन महिला जो घर में काम करती है, ठीक है, तो उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। और मैंने आपको पिछले लेसन में हमने चर्चा भी की थी कि अगर वो रात के 10 बजे, यानी हमने इस बात की चर्चा की थी अगर वो सुबह 6 बजे उठ के काम करना स्टार्ट करे और रात के 10 बजे तक वो काम करे तो मित्रों जो है वो लगभग 16 घंटे जो है मित्रों वो काम करती है। ठीक है, तो इसी की बात हमसे यहाँ पे कह रहा है कि काम आरंभ वो कर देती है और समाप्ति का उसका जो है कुछ निश्चित समय भी नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो क्या कहता है। नेक्स्ट हमसे फ्रेंड्स चर्चा कर रहा है तो कहता है कि इस अध्याय में हम घर के बाहर के कामों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ व्यवसाय महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। यानी कैसे कुछ जो काम हैं, कुछ परिवार, कुछ जो यानी कुछ व्यवसाय, कुछ व्यापार ऐसे हैं कि वो महिलाओं की अपेक्षा जो है पुरुषों के लिए ज़्यादा सूटेबल होते हैं। और कहता है कि हम यह भी ज्ञात करेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किए। पहले भी और आज भी शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिसमें महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं। साथ ही कहता है फ्रेंड्स कि साथ ही इस अध्याय में हम हाल के वर्षों में महिला आंदोलनों द्वारा भेदभाव को चुनौती देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों के बारे में संक्षेप में भी जानेंगे। यानी महिलाएं जो है उनके साथ जब डिस्क्रिमिनेशन होता है तो किस प्रकार से जो है वो एक असमानता जो उनके साथ असमानता का व्यवहार जो होता है तो कैसे वो जो है उसको चुनौती देती है। ठीक है, तो उसी के बारे में जो यहाँ पे कह रहा है कि हम जो उसकी भी आज चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हम जो है लेसन अब स्टार्ट कर रहे हैं और क्या देखो हमसे कह रहा है, पहले हमसे चर्चा करता है कि कौन क्या काम करता है। निम्नलिखित लोगों के चित्र बनाइए। यानी एक किसान अगर यहाँ पे काम करता है तो उसका जो है यहाँ पे पिक्चर बनानी है मिल मजदूर का, नेक्स्ट हमें नर्स का और फिर वैज्ञानिक और पायलट और एक शिक्षक का हमें यहाँ पे चित्र बनाना है। यानी 7th क्लास की एनसीईआरटी तो बच्चों के हिसाब से यहाँ पे क्रियाकलाप बताया जा रहा है। हम जो है लेसन को स्टार्ट करते हैं और देखो क्या कहता है। कह रहा है यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कि भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती है। उनके काम में पौधे रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना, कुटाई करना शामिल है। फिर भी जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हम एक पुरुष के बारे में ही सोचते हैं। बिल्कुल मित्रों, कितनी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है। और 61वां जो नेशनल सैंपल सर्वे यानी एनएसएसओ की जो रिपोर्ट आई 2004-05 में तो उसके यहाँ पे हमें जो है आंकड़े बताए जा रहे हैं
यानी पहले भी हमने लेसन में चर्चा की थी कि जब भी हम जो है किसान परिवार की या किसी भी प्रकार का काम को हम जब लेते हैं तो हम जो है उसमें पुरुषों के काम को गिनते हैं। यानी कृषि में आपने देखा भी होगा कि एक महिला कितना काम करती है तो उसका जो है जीडीपी में शामिल उसको नहीं करते। आज भी मित्रों कितनी विडंबना की बात है कि महिला अगर खेतों में काम कर रही है तो उसकी क्या मजदूरी हुई, ठीक है, कितना उसने काम किया, उस सभी को हम जीडीपी में शामिल नहीं करते। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि 83.6% महिलाएं जो है मित्रों खेतों में काम करती है, लेकिन फिर भी जो है हम जब किसान के बारे में सोचते हैं तो हम केवल और केवल पुरुषों के बारे में ही सोचते हैं, ठीक है। और देखो आगे क्या कहता है, आगे फ्रेंड्स यहाँ पे देखो क्या बात बता रहा है। रोजी मैडम की कक्षा में 30 बच्चे हैं, उन्होंने अपनी कक्षा में यही अभ्यास कराया, परिणाम इस प्रकार रहे। यानी वो चित्रों की बात कर रहा है जो हमने अभी चर्चा की थी। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। यानी अब अवसर तो उनके समक्ष विद्यमान कम है, लेकिन अपेक्षाएं जो है ज़्यादा है, कठोर है। देखो क्या कहता है यहाँ पे मित्रों, हमसे बात कर रहा है, रोजी मैडम की कक्षा के अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं के और पायलट के रूप में बच्चों के चित्र बनाए। ऐसा उन्होंने इस कारण किया कि उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरह कर सकती है। उदाहरण के लिए बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्सें हो सकती है। यानी मित्रों ये कह रहा है कि बच्चों ने जो है क्या किया, नर्सों के लिए महिलाओं के और पायलट के लिए पुरुषों के चित्र बनाए। यानी महिलाओं के अगर उन्होंने चित्र बनाए तो ज़्यादातर उन्होंने किसके बनाए, उन्होंने जो है मित्रों नर्सों के चित्र बनाए। और अगर पुरुषों के उन्होंने अगर चित्र बनाए हैं तो उन्होंने जो है पायलट के उन्होंने ये चित्र बनाए हैं। तो यही कह रहा है यहाँ पे बात क्या कि मानसिकता बच्चों की देखो कैसी हमें यहाँ पे बताई जा रही है। और नेक्स्ट देखो क्या कहता है, क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती है, इसे परिवार में इस तरह की भूमिका साथ मिलाकर देखा जाता है। यानी मित्रों क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है महिलाओं के बारे में हमसे चर्चा कर रहा है कि महिलाएं जो है ज़्यादा सहनशील होती है, तो विनम्र भी होती है, और कह रहा है कि इसे परिवार में स्त्री की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की ज़रूरत होती है और लड़कियों और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती। यानी मित्रों कह रहा है यहाँ पे महिलाओं की साथ जो है समानता की बात कर रहा है, और कह रहा है कि महिलाएं जो है, ये कह रहा है कि विज्ञान के लिए हमें क्या जो है तकनीकी दिमाग की यानी टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा हमें उन वहाँ उस क्षेत्र में ज़रूरत होनी चाहिए। तो इसी कारण से जो है महिलाएं और जो लड़कियां हैं वो ये कार्य करने में सक्षम यहाँ पे नहीं बता रहा है। आगे के फ्रेंड्स देखो क्या कहता है, आगे हमसे ये बात करता है क्या कि अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं, इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता। यानी कह रहा है कि आज भी जो है एक जो हम पेट्रियार्कल माइंडसेट की हम बात करते हैं, साथ ही साथ हम जो है संकीर्ण मानसिकता की आप बात कर लो, या मित्रों जो रूढ़िवादी विचारधारा है, ठीक है, कि महिलाएं जो है काम अगर करेगी तो ज़्यादातर वो काम जो करेगी तो घर से संबंधित उनके काम होंगे, ठीक है, उनको बाहरी जो दुनिया है वहाँ जो उनको मित्रों ज़्यादा तवज्जो या ज़्यादा उनको काम करने का मौका हमने वहाँ पे नहीं दिया है। और देखो आगे क्या बात कर रहा है, आगे फ्रेंड्स कहता है, आगे हमसे देखो क्या कह रहा है, आगे कहता है कि जो लड़कों को मिलता है, यानी जो सहयोग लड़कों को मिलता है उतना सहयोग उनको जो लड़कियां हैं उनको नहीं मिलता, और डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए प्रशिक्षण लेने के लिए उनको सहयोग नहीं मिल पाता। और कहता है अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान लें। बिल्कुल मित्रों, ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे परिवार होते हैं, ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों में आज भी जो है यही मानसिकता लोगों के दिमाग में देखने को मिलती है। फिर भी अधिकतर देखा जाए तो काफ़ी सुधार भी हुआ है, लेकिन ये कह रहा है कि अगर लड़कियां स्कूली शिक्षा पूरी कर लेती है ना मित्रों, तो फिर उनको ये समझाया जाता है कि अब आप जो है अपनी शादी का ही मुख्य लक्ष्य मान लो और अपनी जो परिवार है उसको बसाइए। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, यह समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है। यानी हम ऐसे समाज में रहे हैं जहाँ बच्चों को दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ रहा है। कभी ये दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है, तो कभी ये हमारे अपने ही मित्रों के गलत तरीके से चलाने के कारण पैदा हो जाता है। यानी
कह रहा है कि मित्रों हम ऐसे समाज में जी रहे हैं कि जहाँ दुनिया जो है हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट करती है। कैसे? या तो परिवार के माध्यम से हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा, या अगर उस प्रकार से होगा कि अगर हमारे जो दोस्त है, सगे संबंधी है, ठीक है, फ्रेंड सर्कल जो हमारा है, वो हमारे को अगर कोई चिढ़ाते हैं तो हम जो उस कारण से प्रेशर में आ जाते हैं, और उसी कारण से जो है मित्रों एक दबाव भरी ज़िंदगी हम जीते हैं। और नेक्स्ट देखो क्या कहता है, नेक्स्ट हमसे कहता है कि लड़कों पर ऐसी, यानी लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए, क्या लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव होता है जिससे उन्हें अधिक वेतन मिले। यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं तो उन्हें चिढ़ाया जाता है और धौंस दी जाती है। आपको याद होगा कि कक्षा 6 की पुस्तक में आपने पढ़ा था कि लड़कों को बचपन से ही दूसरों के सामने रोने पर चिढ़ाया जाता है। यानी हमने जब 6 क्लास की एनसीईआरटी की डिस्कस की थी तो उसमें हमसे चर्चा कर रहा है कि लड़के जो होते हैं बचपन में उनको दूसरे के सामने रोने पर चिढ़ाया जाता है। और आगे देखो फ्रेंड्स, रूढ़ियों को किसने तोड़ा, तो उसकी जो है हम अब एक चर्चा करने वाले हैं। और क्या कहता देखो, कह रहा है मित्रों ध्यान से सुनिएगा कि रेल का इंजन आदमी चलाते हैं, पर झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकरा ने इस धारा का रुख बदल दिया। उत्तरी रेलवे की वह पहली महिला इंजन चालक है। यानी मित्रों नॉर्थ जो रेलवे है, ठीक है, जो हमारा रेलवे मंत्रालय है, और नॉर्थ जो रेलवे है जॉन, उसमें पहली महिला अगर हम इंजन चालक की बात करें तो वो है लक्ष्मी कादरा। यानी वो समाज की जो चार दीवारी है, ठीक है, कि महिलाएं जो है वो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकती, या महिलाओं को जो है अपने घर से संबंधित ही कार्य करने चाहिए। तो उस जो समाज की जो मानसिकता है, पैट्रियार्कल जो माइंड सेट है, ठीक है, तो उसको जो उसने तोड़ा है और समानता का उसने जो है व्यवहार यहाँ पे हमसे बताया है। और आगे क्या कहता है देखो फ्रेंड्स, लक्ष्मी के माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, पर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया। लक्ष्मी की शिक्षा एक सरकारी स्कूल में हुई। स्कूल में पढ़ने के साथ साथ लक्ष्मी घर के कामों व अन्य जिम्मेदारियों में हाथ बटाती रही। उसने मन लगाकर और मेहनत से पढ़ाई की और वह स्कूल पूरा करके इलेक्ट्रॉनिक में डिप्लोमा अर्जित किया। फिर वह रेलवे बोर्ड की परीक्षा में बैठी और पहली ही कोशिश में उत्तीर्ण भी हो गई। यानी मित्रों एग्जाम उसने जो है, जो लोको पायलट का जो एग्ज़ाम है, तो वो एलपी का एग्ज़ाम उसने पास कर लिया और जो है वो उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक बन गई। यानी मित्रों परिवार ने उसका बहुत साथ दिया, संघर्ष भी किया, लेकिन अपने माता पिता ने उस लड़की को पढ़ाया है, और उसने जो है एक समाज की मानसिकता से बाहर निकल करके समाज में एक अच्छा मिसाल उसने पेश किया है। कहते हैं, लक्ष्मी कहती है कि मुझे चुनौतियों से खेलना पसंद है, और जैसे ही कोई ये कहता है कि फला काम लड़कियों के लिए नहीं है, मैं उसे करके रहती हूँ। लक्ष्मी के जीवन में ऐसा करने के अनेक अवसर आए, जब वह इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहती थी, जब उसने पॉलिटेक्निक में मोटरसाइकिल चलाई, और जब उसने तय किया कि वह इंजन ड्राइवर बनेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो नेक्स्ट आगे क्या कहता है हमसे। आगे हमसे चर्चा करता है कि उसका दृष्टिकोण सीधा साधा है। जब तक मुझे मज़ा आ रहा है और मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही हूं, मैं अच्छे से रह पा रही हूँ और अपने माता पिता की मदद कर पा रही हूँ, तो मैं अपने तरीके से क्यों नहीं जीऊँ। यानी मित्रों वो कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए मुझे कोई काम करने में अच्छा मज़ा आ रहा है, ठीक है, मुझे उस काम से संतुष्टि है, तो मैं जो है उस काम से जो है संतुष्ट हूँ और मैं उसी काम को अच्छी तरह से करना चाहूँगी। साथ ही साथ मेरे माता पिता को अगर मेरे काम से अगर उनको जो है किसी भी प्रकार की अगर सहायता मिल रही है, तो यही काम जो है मुझे अच्छा करने का मैं उसको प्रयत्न करूँगी। नेक्स्ट देखो आगे क्या कहता है, परिवार के लिए सीखना, क्या सीखने की बात कर रहा है, कॉमिक्स के माध्यम से समझेंगे फ्रेंड्स। देखो स्कूल जाना आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे तैसे स्कूलों में हर साल अधिकाधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, ठीक है, तो सोचने लगे हैं कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। आज हमारे लिए ये कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर की बात या अनुचित बात भी मानी जा सकती है। यानी मित्रों ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है, लेकिन मित्रों आज भी अगर हम देखें तो ऐसे जो है बच्चे काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं कि
स्कूल की पहुंच जो है उनसे नहीं है, यानी स्कूल तक उनकी पहुंच नहीं है और उनके लिए जो है ये अनुचित बात मानी जाती है। परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था। यानी मित्रों, जो पीढ़ीगत, ठीक है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो काम अपने पिता या अपने दादा करते थे, ठीक है, जो व्यवसाय अपने वो अपनाते थे, तो वही काम जो है बच्चे अधिकतर उस समय पुराने ज़माने में जो है वो सीखा करते थे। और आगे कहता है कि पुराने ज़माने में जो है लोग क्या करते थे कि बहुत ही कम पढ़े लिखे होते थे। और नेक्स्ट क्या कहता है, जो उनके परिवार में होता था, लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी। यानी लड़कियों की जो सिचुएशन थी पुराने समय में, वो हालत ख़राब थी उनके समाज में। उन समाजों में जहाँ लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि उन परिवारों में भी जहाँ कुम्हारों, बुनकरी, वस्त्र बुनना और हस्तकला सिखाई जाती थी, यह धारणा थी कि लड़कियों और औरतों का काम केवल सहायता करने तक ही सीमित है। उदाहरण के लिए कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां मिट्टी एकत्र करती थी और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थी। चूँकि वे चाक नहीं चलाती थी, इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। यानी मित्रों, अलग से उनके लिए काम निर्धारित कर दिया कि आप जो है अगर बर्तन बनाओगे, ठीक है, तो बर्तन बनाएंगे हम अगर मिट्टी के, तो आप जो है केवल और केवल उसके लिए मिट्टी तैयार करेगी, ठीक है, आप उसके लिए केवल मिट्टी तैयार करेंगी और बर्तन बनाने का काम जो है वो एक पुरुष करेगा। तो पैट्रियार्कल यहाँ पे मानसिकता की हमसे जो है चर्चा की जा रही है। और यहाँ पे देखो कॉमिक्स में क्या बताया जा रहा था उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो क्या कहता है, देखो यहाँ देखिए फ्रेंड्स कि जेवियर अपना 10वीं बोर्ड का परीक्षा फल देखकर खुश था। यद्यपि विज्ञान और गणित में उसे बहुत अधिक अंक नहीं मिले, लेकिन अपने पसंदीदा विषय इतिहास और भाषाओं में उसने अच्छा किया था। जब उसके माता पिता ने परिणाम देखे तो वे खुश नहीं हुए। यानी मित्रों, ये कह रहा है कि जेवियर का 10वीं बोर्ड का रिजल्ट आया और पर विज्ञान और गणित में जो है उसे बहुत अधिक अंक नहीं मिले। यानी साइंस और मैथ में उसको जो है अच्छे मार्क्स नहीं मिले, लेकिन पसंदीदा जो उसका विषय इतिहास और भाषा थी उसमें उसने अच्छा किया था। पर उसके माता पिता ने जब परिणाम देखा तो खुश नहीं हुए, क्योंकि आज भी आपने मित्रों देखा होगा कि अधिकतर जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों को या तो बनाएंगे डॉक्टर, ठीक है, और या बनाएंगे इंजीनियर। तो वहीं यहाँ पे बात कर रहा है। और माता पिता भी इसलिए तो खुश नहीं है क्योंकि साइंस और मैथ जो दो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उसमें जो है उसे मार्क्स कम मिले हैं, लेकिन इतिहास और भाषा का जो सब्जेक्ट है उसमें जो है उसको अधिक अंक मिले हैं, लेकिन साइंस और मैथ में उसको कम अंक मिले हैं। इसी कारण से उसके जो माता पिता है वो खुश नहीं है। अब देखो आगे, देखो फ्रेंड्स क्या कहता है, सुनिएगा। हे भगवान जेवियर, गणित में तुम सिर्फ 65% लाए हो, भौतिक शास्त्र में भी तुम्हारे अंक बहुत कम है। यानी उसके पिताजी जो हैं और उससे बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गणित में तुमने केवल 65% मार्क्स जो है गेन किए हैं और फिजिक्स में भी आपको कम अंक मिले हैं। मुझे पता है माँ, पर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं गणित और विज्ञान पढ़ना भी नहीं चाहता, मैं इतिहास पढ़ना चाहता हूँ। बेटा कह रहा है कि माँ मुझे जो है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जो है केवल अपना जो है इतिहास पढ़ना चाहता हूँ और गणित और साइंस जो है मुझे पढ़ने में रुचि नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे इधर देखो क्या कहता है, तुम इतिहास को पढ़ना चाहते हो, अपने भविष्य के बारे में सोचो। तुम्हें एक अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है, इतिहास में क्या मदद मिलेगी, इसमें कोई भविष्य नहीं है। पर मुझे गणित और विज्ञान अच्छा नहीं लगता। माँ करिए बेटा कि तुम्हें जो है अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है, ठीक है, तो अच्छी नौकरी प्राप्त करने के लिए तुम क्या करो कि साइंस और मैथ, ठीक है, साइंस और मैथ में आप जो है अच्छी प्रकार से रुचि लगाओ। इतिहास में जो है कोई करियर नहीं है और इसलिए जो है साइंस मैथ में आप जो रुचि लगाओ। और बेटा कह रहा है कि मुझे माँ गणित और विज्ञान जो है अच्छा नहीं लगता, यानी उसकी रुचि केवल इतिहास में है। नेक्स्ट इधर कहता है मित्रों कि समझदारी से काम लो बेटे, गणित ले लो और साथ ही साथ कंप्यूटर भी सीख लो। कंप्यूटर सीखने से नौकरी आसानी से मिल जाती है। यानी मित्रों कुल मिला के अपने जो माँ बाप हो उसके सीधी सी बात उनकी ये है कि तुम ऐसा काम करो कि जिसमें जो तुम्हारे को अच्छी नौकरी मिल जाए, ठीक है, यानी वो उसके फ्यूचर की बात बता रहे हैं। पर उसका जो खुद का जो शौक़ है, ठीक है, खुद का जो इंटरेस्ट है, तो वो इंटरेस्ट जो है वो माता पिता उस बच्चे का देख नहीं रहे हैं। उनको जो है केवल
आगे जाकर के सर्विस की या नौकरी की चिंता है। और अब देखो फ्रेंड्स, हम चर्चा कर लें, आगे हम यहाँ तक पहुँच गए थे और आगे देखो क्या कहता है। 19वीं शताब्दी में लगभग 200 ईसा पूर्व शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए और वे समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ। इसके बावजूद बहुत सी स्त्रियों और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयत्न किए। स्त्रियों ने पढ़ना लिखने सीखने के लिए संघर्ष भी किया है। मित्रों, 19वीं शताब्दी की बात कर रहा है, कब की, कि जब हम सामाजिक भारत में जब हम सामाजिक और धार्मिक यानी भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की हम जब बात करते हैं, तो राजा राममोहन राय जो हमारे आधुनिक भारत के निर्माता थे, तो उन्होंने भी जो है इस मित्रों महिलाओं की शिक्षा के लिए काफ़ी संघर्ष किया था और जो बैतूल स्कूल की जो स्थापना की। ठीक है, तो वो सब जो हम चर्चा करते हैं, तो उसी के बारे में कह रहा है कि शिक्षा का जो फैला, तो वो जो है 19वीं शताब्दी में फैला और बहुत से जब विचारक आए, ठीक है, तो उन्होंने जो इसके लिए जो है काफ़ी संघर्ष भी किया और महिलाओं ने भी जो है अपनी पढ़ाई सीखने के लिए काफ़ी संघर्ष किया है। आइए है आगे हम चर्चा करें फ्रेंड्स, आगे क्या कहता है देखो सुनो, कि आइए हम रास सुंदरी देवी का अनुभव पढ़ें, जो 200 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में पैदा हुई थी। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी। यानी रास सुंदरी देवी ने जो है 60 साल की उम्र में अपनी जो है ऑटोबायोग्राफी लिखी है। तो उसकी जो है हम आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे क्या हमसे बताया जा रहा है, तो उसकी हम जो है पहले चर्चा कर रहे हैं। देखो क्या कहता है फ्रेंड्स, रमाबाई अपनी बेटी के साथ है। महिला शिक्षा की ये योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गई, पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। यानी मित्रों, कह रहा है कि ये जो महिला है ये कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन फिर भी अपने माता पिता से उसने जो है पढ़ना लिखना सीखा। उन्हें उन्हें जो है उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई, क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी। यानी मित्रों, पंडिता रमाबाई की यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं, जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। यानी उसने संस्कृत पढ़ना सीख लिया और इसी कारण से उसको जो मित्रों पंडिता की उपाधि मिला। यानी पंडिता की उसको जो हमने उपाधि दी है। और आज हम जब किसी प्रकार से कोई यानी जब हम आज के समय में चर्चा करते हैं, यानी कोई संस्कृत का कोई विद्वान होता है, तो हम भी जो उसको पंडित कह देते हैं। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है। आगे देखो क्या कहता है, उन्होंने पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि वह संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। औरतों का क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है कि औरतों को तब यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने 1898 में पुणे के पास खेड़ा गांव में एक मिशन स्थापित किया, जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने और स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। यानी वे जो है वहाँ पे एक मिशन की स्थापना कर रही है और वहाँ पे जो विधवा स्त्रियाँ हैं या गरीब जो महिलाएं हैं, ठीक है, तो उनको जो है पढ़ने निकलने का वहाँ पे वो यानी पढ़ना निकला उनको सिखा रही है। और आगे कहते हैं कि उन्हें लकड़ी से भी चीज़ें बनाने, छापाखाना चलाने कुशलताएँ भी सिखाई जाती थी, जो वर्तमान में भी लड़कियों को कम ही सिखाई जाती है। ऊपर बाएं हाथ की तरफ छवि तस्वीर में उनका छापाखाना दिख रहा है। रमाबाई का मिशन आज भी सक्रिय। यानी मित्रों, पंडिता रमाबाई क्या करती है कि महिलाओं को पढ़ा तो रही है, साथ ही साथ उन्होंने उनको जो मित्रों एक कौशल का जो प्रशिक्षण है वो भी उनको वो दे रही है, ताकि महिलाएं जो अपना काम भी कर सके और परिवार का जो है पालन पोषण भी करके कर सके। यानी मित्रों, एक वोकेशनल उनको जो है ट्रेनिंग भी दे रही है और आज भी जो उनका जो मिशन है वो सक्रिय है। तो हम जो चर्चा कर लें, हम बात कर रहे थे ऑटोबायोग्राफी की, और उसमें जो हम चर्चा जब कर रहे थे तो रास सुंदरी देवी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। देखो क्या कहता है, उनकी पुस्तक आमार जीवन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। भारत की महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है आमार जीवन। और रास सुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की लिखती पढ़ती है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती है। यानी क्या कह रहा है मित्रों, ये कहना चाह रहे हैं कि राज सुंदरी जो देवी थी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। और उस समय के लोग क्या मानते थे, यह मानते थे कि यदि लड़की लिख पढ़ लेगी तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुप कर पढ़ना लिखना सीखा। यानी मित्रों, कैसी मानसिकता की यहाँ पे चर्चा की जा रही है कि अगर महिला अगर
यानी अगर वो महिला कोई पढ़ लेगी तो वो जो है अपने पति के लिए दुर्भाग्य लाती है। कैसे लाती है उसकी हम चर्चा भी करेंगे। साथ ही साथ जो है उसका जो भविष्य है तो वो भविष्य वहाँ पे खतरे में बताया जा रहा है और वो विधवा भी बन सकती है। कैसे देखो उसकी हम चर्चा भी करेंगे। और यहाँ पे देखो क्या कहता है, मैं अत्यंत सवेरे ही काम करना शुरू कर देती थी और उधर आधी रात हो जाने के बाद भी काम में लगी रहती थी, बीच में भी विश्राम नहीं होता था। उस समय मैं केवल 14 वर्ष की थी। मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी, मैं पढ़ना लिखना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। मैं अभागी थी। उन दिनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। बाद में मैं स्वयं ही अपने विचारों का विरोध करने लगी। मुझे क्या हो गया है, स्त्रियां पढ़ना लिखना नहीं है, फिर मैं कैसे पढ़ूंगी? स्त्रियां पढ़ती नहीं है, फिर मैं कैसे पढ़ूंगी? फिर मुझे एक स्वप्न आया। मैं चैतन्य भागवत एक संत का जीवन पढ़ रही थी। बाद में दिन के समय जब मैं रसोई में बैठी हुई भोजन बना रही थी, मैंने अपने पति को सबसे बड़े बेटे से कहते हुए सुना, विपिन, मैंने अपनी चैतन्य भागवत यहाँ छोटी छोड़ी है, जब मैं उसे मंगाऊं तुम इसे अंदर ले आना। वे पुस्तक वहीं छोड़कर चले गए। जब वो पुस्तक अंदर रख दी गई, मैंने चुपके से उसका एक पन्ना निकाल लिया और सावधानी से उसे छुपा लिया। उसे छुपाना भी एक बड़ा काम था, क्योंकि किसी को भी वह मेरे हाथ में नहीं दिखना चाहिए था। मेरा सबसे बड़ा बेटा उस समय ताड़ के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था। उससे भी मैं उससे भी मैंने एक छिपा दिया। जब मौका मिलता मैं जाती और उस पन्ने के अक्षरों का मिलान अपने याद किए अक्षरों से करती। मैंने उन शब्दों का भी मिलान करने की कोशिश की जो दिन भर में सुनती रहती थी। अत्यधिक जतन और कोशिशों से एक लंबे समय के बाद में पढ़ना सीख सकी। यानी मित्रों, सीधी सी वो ऑटोबायोग्राफी लिख रही है और वह कह रही है कि मैंने जो कितना संघर्ष किया है। यानी अगर मुझे यानी अगर मुझे पढ़ना है, ठीक है, अगर मुझे पढ़ना था तो मुझे जो है मित्रों किसी प्रकार से कोई पुस्तक को पढ़ना था तो उसको जो है मुझे जो है अपने परिवार से छुपा कर रखना पड़ता था। नहीं, जो किस प्रकार से महिलाओं की वहाँ स्थिति थी उसकी वहाँ पे बातें कर रही है। और देखो आगे क्या कहता है। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात मित्रों ये है कि उसने जो है काफ़ी संघर्ष किया है पढ़ने के लिए, क्योंकि उस समय जो है महिलाओं को जो है पढ़ना लिखने की अनुमति नहीं थी। आगे देखो क्या कहता है। रास सुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया। स्वयं अपने लेखन से उन्होंने संसार को उस समय की स्त्रियों के लिए जीवन के बारे में जानने का एक अवसर दिया। रास सुंदरी देवी ने अपने दैनंदिन जीवन के अनुभवों को विस्तार से लिखा है। ऐसे भी दिन होते थे जब उन्हें दिन भर में क्षण भर का भी विश्राम नहीं मिलता था। इतना समय भी नहीं कि वे जरा बैठकर कुछ खा ही ले। यानी मित्रों इतना जो है उस समय, यानी पुराने समय की यहाँ पे जो बात की जा रही है और ये कह रहा है कि इतना जो है उनको समय, इतना सा भी समय उनको नहीं मिलता था कि खाना खाने की भी उनको जो है फुर्सत नहीं मिलती थी। यानी इतना जो उनसे जो है काम वहाँ पे करवाया जाता था। सीधी सी बात यहाँ पे हमसे ये बता रहा है, ठीक है। और देखो यहाँ क्या कहता है। राज सुंदरी देवी और रुकैया हुसैन, जिन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं मिली थी, की स्थिति के विपरीत वर्तमान समय में भारत में बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जा रही हैं। इसके बावजूद भी बहुत सी लड़कियां गरीब, शिक्षण की सुविधाओं के अभाव और भेदभाव के कारण स्कूल जाना छोड़ देती है। सभी समाजों और वर्गों की पृष्ठभूमि वाले बच्चों को शिक्षण की समान सुविधाएं प्रदान करना, विशेषकर लड़कियों को, आज भी भारत में एक बड़ी चुनौती है। यानी मित्रों लड़कियों के लिए क्या चुनौती की बात कर रहा है कि ये कह रहा है कि पुराने समय में महिलाएं जो थी, यानी लड़कियां जो थी, वो स्कूल नहीं जाती थी। उनको जो है इतनी जो है स्वतंत्रता नहीं मिलती थी कि वो पढ़ सके लिख सके, ठीक है। यानी पितृसत्तात्मक मानसिकता ज़्यादा थी, तो इस कारण से महिलाओं को पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं थी। और आगे कहता है कि इसके बावजूद भी बहुत सी लड़कियां मित्रों बहुत सी लड़कियां गरीब, शिक्षण की सुविधाओं के अभाव और भेदभाव के कारण स्कूल जाना छोड़ देती है। आज भी जो है इसकी स्थिति की हमसे बात बता रहा है और लड़कियों के लिए आज भी भारत में एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। और फ्रेंड्स देखिए आगे क्या कहता है। तो पहले हम उसकी जो है इसकी पहले ऊपर वाले जो हमारे ये जो पिक्चर बनी हुई है उसकी हम जो है चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करा, देखो ध्यान से सुनिएगा। रुकैया 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 सखावत हुसैन और लेडी लैंड का उनका सपना क्या है उसकी हम जो पहले चर्चा कर लेते हैं।
रुकैया सखावत हुसैन एक धनी परिवार में पैदा हुई जिनके पास बहुत ज़मीन थी। यद्यपि उन्हें उर्दू पढ़ना और लिखना आता था, परंतु उन्हें बांग्ला और अंग्रेज़ी सीखने से रोका गया। यानी जो सखावत हुसैन है धनी परिवार में पैदा हुई है, ठीक है, ज़मीन ज़्यादा उनके पास खूब है, लेकिन क्या करिए कि यद्यपि उसको जो है उर्दू भाषा आती थी पढ़ना, उसको जो है उर्दू भाषा लिखना भी आता था, लेकिन बांग्ला भाषा और अंग्रेज़ी भाषा जो उसको जो है सीखनी थी और उसको जो है सीखने से रोका गया है। उस समय अंग्रेज़ी को ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था जो लड़कियों के सामने एक नए विचार रखती थी। यानी मित्रों, सीधी सी बात यहाँ पे कह रहा है कि अगर लड़कियां अंग्रेजी भाषा सीख लेगी तो जो संज्ञानात्मक क्षमता उनकी जो है, ठीक है, सोचने और समझने की जो शक्ति है वो उनकी बढ़ जाएगी और नए विचार उनके दिमाग में पैदा होंगे जिन्हें लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे। यानी सीधी सी बात, संकीर्ण मानसिकता यहाँ पे निकल कर के आ रही है और जो पैट्रियार्कल मानसिक जो माइंड सेट है तो वो यहाँ पे बता रहा है कि अंग्रेजी भाषा केवल हम पुरुष ही सीख सकते हैं, इसलिए अंग्रेजी अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी। रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से बांग्ला और अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखा। यानी बांग्ला भाषा और अंग्रेजी जो भाषा है वो फिर भी उसने कैसे न करके जो है सीख ही लिया। आगे जाकर वह एक लेखिका बनी। सन 1905 में जब वे केवल 25 वर्ष की थी, अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्होंने एक उल्लेखनीय कहानी लिखी जिसका शीर्षक था सुल्तान का स्वप्न, सुल्ताना का स्वप्न। यानी आगे जाकर के वो जो है मित्रों एक लेखिका बनी है और उसने जो है अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए एक कहानी भी लिखी है। कहानी में सुल्ताना नामक एक इस तरह की कल्पना की गई थी जो लेडीलैंड नामक की एक जगह पहुंचती है। लेडीलैंड ऐसा स्थान था जहां स्त्रियों को पढ़ने और काम करने और आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी। इस कहानी में महिलाएं बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती है और हवाई कारें चलाती है। लेडीलैंड में पुरुषों की आक्रामक बंदूकें और युद्धों के एक अन्य शस्त्र स्त्रियों की बौद्धिक शक्ति से हरा दिए जाते हैं और पुरुष एक अलग थलग स्थान में भेज दिए जाते हैं। सुल्ताना लेडीलैंड में अपनी बहन सराह के साथ यात्राएं पर जाती है, तभी उसकी आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वह तो केवल स्वप्न देख रही थी। यानी मित्रों सीधी सी बात यहाँ पे एक ऐसी कहानी की बात हमसे कर रहा है कि एक सपने की बात यहाँ पे कर रहा है। यानी ऐसी कहानी उसने बुनी है कि वो उसको जो है एक स्वप्न लगता है। और आगे क्या कहता है देखो, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कह रहा है कि जैसा कि आपने देखा, रुकैया सखावत हुसैन उस समय स्त्रियों के हवाई जहाज और कारें चलाने का स्वप्न देख रही थी। यानी मित्रों वो ऐसा सपना देख रही थी कि महिलाएं जो है जब हवाई जहाज उड़ा रही है, ठीक है, कारें चला रही है, जबकि स्त्रियों को ये काम वहाँ उस समय करने की अनुमति नहीं थी। यानी वो तो एक जो है स्वप्न देख रही थी जब लड़कियों को स्कूल तक जाने की अनुमति नहीं थी। इस तरह से शिक्षा ने रुकैया का जीवन बदल दिया। रुकैया केवल स्वयं शिक्षित होकर संतुष्ट नहीं हुई, उसकी शिक्षा ने उन्हें सपने देखने और लिखने की ही शक्ति नहीं दी, वरन उससे भी अधिक करने की उसको शक्ति दी है। सन 1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जो आज भी काम कर रहा है। मित्रों लेखिका ही वो क्या बनी, यानी उसने क्या शिक्षा प्राप्त की कि महिलाओं के लिए जो एक मिसाल बन के उभरी है। और जो हमारा इसका जो है टाइटल था, ठीक है, जो हमारा टाइटल ही इस लेसन का था कि औरतों ने बदली दुनिया, ठीक है, तो औरतों ने कैसे जो है दुनिया को बदला है, तो उसी की हम इस लेसन में जो है चर्चा कर रहे हैं। मित्रों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मित्रों अभी तुरंत जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर आपको क्लिक करना है ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो आगे हम चर्चा कर रहे हैं। देखो क्या कहता है, तो आगे जो है वर्तमान समय में और शिक्षा, यानी वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय का क्या कनेक्शन है, क्या जो है उसमें हम देखेंगे। तो देखो क्या क्या हम बात करेंगे इसमें। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, देखो वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय। आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। कैसे मित्रों, भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है। इसमें भारत में रहने वालों के जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र की जाती है। यानी जनगणना हर 10 साल में होती है और कह रहा है कि उसमें आयु, पढ़ाई और किए जाने वाले उनके काम आदि के बारे में हम जनगणना में जो है स्त्री और पुरुष आदि के बारे में हम पूछते हैं। इस जानकारी का इस्तेमाल हम उनके बातों के आकलन के लिए करते हैं, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है, स्त्री और पुरुषों का अनुपात कितना है, लिंगानुपात कितना है, साक्षरता दर कितनी है। सब लड़कों, आगे कहता है कि 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों और पुरुषों का 40% शिक्षित है। यानी
जितने भी लड़के हैं उनका 40% जो है शिक्षित हैं, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं वो जो हैं लड़के। यानी शिक्षित का मतलब कि अर्थात वे कम से कम अपना नाम लिख सकते थे। और देखो यहाँ पे फिर एसडीजी की यहाँ पे बात करता है, यानी सतत विकास लक्ष्य नंबर 4 जो है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 4 है कि सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की हम जो है उपलब्धता करवाएंगे। ठीक है, तो उस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में हमसे देखो क्या कर रहा है, बातें हमसे यहाँ पे कर रहा है। और आगे देखो करते हैं हम चर्चा। तो क्या कहता है कि इसकी तुलना में लड़कियों और स्त्रियों का केवल 15% भाग शिक्षित था, यानी वहाँ 40% भाग लड़कों का शिक्षित था, जबकि महिलाओं की हम चर्चा करें तो मित्रों केवल 15% ही जो है भाग उनका शिक्षित था। 2011 की जनगणना के अनुसार लड़कों और पुरुषों की ये संख्या बढ़कर 82% हो गई और शिक्षित लड़कियों और स्त्रियों की संख्या 65%। यानी 2011 की जब जनगणना आई तो पुरुषों की संख्या 82% हो गई और महिलाओं का जो प्रतिशत बढ़ा, किसका, शिक्षित होने का जो प्रतिशत बढ़ा मित्रों, तो वो प्रतिशत मित्रों 65% जो है महिलाओं का यानी फीमेल का बढ़ा है और 82% जो है उनका किसका, जो मेल है उनका ये हो गया है। आगे देखो क्या कहता है हमसे, आगे कहता है कि इस कहा से यह हुआ कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के बीच ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया है जो पढ़ लिख सकते हैं, जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं अब भी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है। इससे बीच का अंतर भी समाप्त नहीं हुआ, यानी मित्रों फिर भी ये कह रहा है कि पुरुष और स्त्री, तो इन दोनों में आज भी जो है मित्रों जो हमारा शिक्षा का स्तर है वो समान नहीं है। अब देखो क्या कहता है, नीचे हमें तालिका दी जा रही है, उस तालिका के माध्यम से लड़के और लड़कियों का प्रतिशत यहाँ पे बताया गया कि जो बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं, यानी जो ड्रॉप आउट कर देते हैं विद्यालय से, तो उस ड्रॉप आउट की आपसे हमसे बात भी की जाएगी। और कहते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लड़कियाँ इनमें शामिल हैं। तो ये जो है सारणी में दी जा रही है, यहाँ पे हम जो है नेक्स्ट चर्चा करते हैं। देखो क्या कहता है, आगे हमसे चर्चा कर रहा है मित्रों कि संभवतः थोड़ा सा देखो हम इस सारणी को देखें तो हमें क्या इसमें देखने को मिलेगा। स्कूल का स्तर है प्राथमिक में यानी 1 से 5 तक स्कूल, और उच्च माध्यमिक और माध्यमिक में हम बात करते हैं उच्च प्राथमिक और माध्यमिक में, तो उनका जो है यहाँ पे अनुपात बताया जाए कितने यहाँ पे ड्रॉप आउट रेट हैं। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं कि आपने ऊपर दी गई तालिका में इस बात पर ध्यान दिया होगा कि सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति और जनजाति की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर अधिक है, यानी जो SC और ST की जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो ज़्यादा ड्रॉप आउट करती है स्कूल से। इसका अर्थ हुआ कि दलित व आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों की स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। वर्ष 2011 की जनगणना से यह पता चलता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम रहती है। यानी SC और ST में अगर महिला है या लड़की है कोई, तो जितना वो शिक्षा का स्तर उसका होगा, यानी जितनी वो शिक्षा प्राप्ति करेगी उससे भी कम जो अल्पसंख्यक समुदाय है, यानी जो मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय में भी कौन, जो मुस्लिम धर्म की जो लड़कियां हैं वो SC और ST से भी जो है कम शिक्षा ग्रहण कर पाती है। आगे देखो क्या कहता है कि आगे हमसे कहता है कि वर्ष 2011 की जनगणना से हमें पता चलता है कि ये तो हमने चर्चा की कि 2011 की जनगणना से हमें पता चलता है कि SC और ST की लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना कम रहती है। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष रह पाती है, जबकि अन्य समुदायों की लड़कियां 4 वर्ष का समय बिता पा रही है। और आगे नेक्स्ट क्या कहता है, आगे कहता है कि दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण हैं। देश के अनेक भागों में विशेषकर ग्रामीणों और गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए न तो उचित स्कूल है और न ही शिक्षक। यानी कह रहा है कि दलित और आदिवासी जो महिलाएं या मुस्लिम धर्म की जो महिलाएं हैं, तो उनके लिए शिक्षा के जो उच्चतम स्तर है वो प्राप्त करने में बहुत सी समस्याएं हमारे को दिख रही है। कैसे कि उनके लिए ना तो जो मित्रों उचित स्कूल है, यानी अच्छी जो है वो स्कूल होनी चाहिए, तो वो अच्छी स्कूल मित्रों उनके लिए नहीं है। साथ ही साथ मित्रों जो हम चर्चा करें कि ना ही उनके लिए जो है अच्छे टीचर्स भी उपलब्ध हैं। और आगे देखो क्या कहता है, आगे कहता है कि यदि विद्यालय के घर के पास न हो और लाने ले जाने के लिए किसी साधन जैसे बस या वैन आदि की व्यवस्था न हो, तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते। सीधी सी बात कि अगर मान लीजिए कि विद्यालय दूर है, तो विद्यालय अगर दूर है
तो माता पिता क्या करेंगे, उनको जो है लाने ले जाने में दिक्कत आएगी, तो उसके कारण से जो लड़कियां हैं उसको स्कूल नहीं भेजते। आगे कहता है कि कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते। ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिल सकती है। बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं, जैसा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ था। यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि का, यानी जब हमने इसी एनसीईआरटी में लेसन की जब चर्चा की थी, यानी ओम प्रकाश जो वाल्मीकि था, जो दलित समुदाय के दलित समझो समुदाय से था, ठीक है। और उसके साथ जो मित्रों स्कूल में जो है जब टीचर्स ने झाड़ू लगवाई और जब उसके पिता आए और उस पिता ने देख लिया, तब जाकर के उसकी झाड़ू बंद हुई। तो उसी की बात कर रहा है कि अधिकतर बच्चे मित्रों क्या करते हैं कि इस कारण से भी, किस कारण से अधिकतर बच्चे इस कारण से भी स्कूल नहीं जाते क्योंकि उनके साथ जो मित्रों भेदभाव वहाँ पे किया जाता है। और आगे हमसे देखो क्या कहता है, आगे हमसे ये कहना चाह रहा है, कुछ हम चर्चा करें। देखो 2014 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान स्टार्ट हुआ, केंद्र सरकार की योजना है, ठीक है। तो उसके बारे में हमसे यहाँ पे चर्चा की। और आगे देखो क्या कहता है, आगे फ्रेंड्स महिला आंदोलनों की हम चर्चा कर रहे हैं कि महिलाओं ने जो दुनिया बदली थी कैसे बदली है। देखो महिला आंदोलन कौन कौन से हैं और कैसे दुनिया बदली है। देखो अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार है। अन्य क्षेत्र भी हैं जैसे कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, जहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। यानी बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे महिलाओं की, लड़कियों की स्थिति, पुराने समय में हम जिस प्रकार से महिलाओं को या लड़कियों को शिक्षा के अवसर इतने उपलब्ध नहीं थे, तो उसकी तुलना करें तो आज महिलाओं की स्थिति उसकी तुलना में बेहतर हुई है। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं, औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किए हैं। अब संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। यानी महिलाओं ने जब जा अब अगर यानी महिलाओं ने जब अपना बेड़ा उठाया, संघर्ष किया, उन्होंने आंदोलन किए, तब जाकर के उनकी जो है पुरुषों के लगभग समान स्थिति जो उनकी आई है। और हमसे देखो क्या कहता है आगे, औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर संघर्ष किए हैं। आगे कहता है देश के विभिन्न भागों से कई औरतों और कई महिला संगठन इस आंदोलन के हिस्से हैं। कोई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं, यानी कई पुरुष भी ऐसे हैं कि महिलाओं की शिक्षा की वो पैरवी करते हैं, यानी महिलाओं को शिक्षा मिलनी चाहिए और आंदोलन का वे समर्थन भी करते हैं। इस आंदोलन में जुटे लोगों ने मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती है। इसमें चेतना जागृत करने, भेदभावों का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया जाता है। इनकी कुछ झलकियाँ आप देख सकते हैं। यानी महिलाओं ने जो आंदोलन किया है उनकी झलकियों के बारे में हमसे बता रहा है कि महिला देखो यहाँ पे पंपलेट बांट रही है और आंदोलन यहाँ पे किए जा रहे हैं। तो देखो क्या कर रहा है, अभियानों की हम चर्चा कर रहे हैं। तो महिलाओं ने कौन कौन से अभियान चलाए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी क्या कह रहा है मित्रों, ये कह रहा है कि अगर महिलाओं के साथ भेदभाव होता है तो महिलाएं जो है आंदोलन चलाती है और जो है एक कानून भी बने हैं उनके लिए। यानी उनके द्वारा जब अभियान चलाए गए तो उस कारण से उनके लिए कानून भी बने हैं। और देखो क्या कहता है आगे हमसे फ्रेंड्स, कहता है सन 2006 में एक कानून बना जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। यानी मित्रों जो डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है महिलाओं के साथ, घरेलू हिंसा जो होती है, तो उसकी हमसे ये बात कर रहा है कि 2006 में एक कानून बना और उस कानून में क्या हुआ कि घर में अंदर और जो महिलाओं के साथ शारीरिक और मानसिक हिंसा होती है तो उसके लिए उनसे यानी उनके साथ ऐसी हिंसा ना हो, और कानून उनके जो हमने जो उनके लिए कानून बनाया, उन्होंने जब अभियान चलाए। तो इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश भी जारी की। और मित्रों आगे जाकर के फिर 2013 के लगभग महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित हमने कानून भी बनाया। और ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो 1997 में ही उनके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। नेक्स्ट देखो क्या कहता है यहाँ पे, देखो हम अगर चर्चा करें तो क्या कह रहा है, देखो सुनेगा। सत्या रानी महिला आंदोलनों की एक सक्रिय सदस्यता, दहेज के लिए मार दी गई, अपनी बेटी के मामले में न्याय मांगने के लिए लड़े गई लंबे मुकदमे की कानूनी फाइलों से घिरी सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ियों पर बैठी है। यानी
ये कह रहा है कि महिला आंदोलन में सक्रिय थी कौन? सत्या रानी। और दहेज के लिए जो है वो मार दी गई। तो उसकी जो है बेटी के मामले में वो जो है न्याय मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर वो बैठी है। नेक्स्ट उदाहरण और हम लेते हैं, एक और उदाहरण देखें तो 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई। नवविवाहित युवतियों को उनके पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता था। और आज भी मित्रों कई घटनाएं हम देखते हैं कि दहेज की डोबरी की जो है जो ससुराल वाले हैं वो मांग करते हैं और कई बार तो उनकी मौतें भी हो जाती है। नेक्स्ट देखो क्या कहता है महिला संगठनों ने। नेक्स्ट मित्रों कह रहा है कि महिला संगठनों ने इस बात की कड़ी आलोचना की और कानून अपराधियों को कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस मुद्दे पर महिलाओं सड़कों पर निकल गई। महिलाएं सड़कों पर इस मुद्दे को लेकर के निकली और उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए, आपस में अनुभव व जानकारी को आदान प्रदान किया। अंततः यह समाज का एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया और अखबारों में छाने लगा। दहेज से संबंधित कानून को बदला गया ताकि दहेज मांगने वालों के परिवारों को दंडित किया जा सके। यानी महिलाएं जो है समाज को एक दिशा दे रही है, समाज में कैसे परिवर्तन ला रही है, तो उसी के बारे में हमसे जो है चर्चा कर रहा है। और ये जो मित्रों हमने चर्चा की थी कि महिला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर बैठी है न्याय के लिए, ठीक है, जस्टिस के लिए वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर बैठी है। तो उसी की जो है यहाँ पे हमसे चर्चा कर रहा है। नेक्स्ट देखो हम चर्चा कर रहे हैं जागरूकता। देखो यहाँ पे महिलाएं बढ़ा रही है कैसे कि औरतों ने अधिकारों के क्या कि औरतों के मित्रों औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन के प्रमुख कार्य है। गीत, नुक्कड़ नाटक या जनसभाओं के माध्यम से वे अपने संदेश लोगों तक पहुंचा रही है। सीधी सी बात है, जनता को जागरूक कर रही है महिलाएं अपने अधिकारों के लिए, अपने अस्मिता के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपनी आन बान और शान के लिए। और आगे देखो विरोध प्रदर्शन भी वो करती है कैसे कि जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है जैसे किसी कानून अथवा नीति द्वारा, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। लोगों का ध्यान खींचने के लिए रैलियां, प्रदर्शन और बहुत असरकारक तरीके हैं। यानी रैलियां हैं, प्रदर्शन है, तो उस कारण से बहुत से तरीक़ों से वो जो है ध्यान आकर्षित करती है लोगों का और समाज में जो है एक परिवर्तन लाने का वो प्रयास करती है। और देखो बंधुत्व व्यक्त वो कैसे कर रही है, यानी एक भाईचारे की भावना, ठीक है, एक भाईचारे की भावना महिला जो है कैसे यहाँ पे हमारे समक्ष दिखाई देगी। तो देखो न्याय के अन्य मुद्दों व औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का हिस्सा है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को दुनिया भर की औरतें अपने संघर्षों को ताना करने, यानी क्या करा है कि 8 मार्च 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दुनिया भर की औरतें अपने संघर्षों को ताज़ा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठी होती है। और फ्रेंड्स देखो आगे हमसे क्या कहता है कि हर साल 14 अगस्त को बागा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ऊपर की तस्वीर में भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच बंधुत्व प्रदर्शित करते हुए औरतें जो है जलती हुई मोमबत्तियां उठा रही है। कहाँ पे मित्रों? यहाँ पे ऊपर वाली पिक्चर में, इस वाली में। और देखो आगे क्या कहता है। तो आगे फ्रेंड्स आज का ये लेसन हमारा जो है कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई मित्रों तो ज़रूर से मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों आप जो है ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ मित्रों वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स मेरी भारत की राज व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी, ठीक है, जो कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की अब हम जो चर्चा करते हैं तो उसी के बारे में मैं आपसे बताऊं तो मेरी कंप्लीट भारत की राजव्यवस्था क्लासेज यूट्यूब चैनल पर चल रही है, ज़रूर से आप उसको देख लीजिएगा। तो आई होप कि आज का लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।